दोस्तों सुप्रभात। आज आपके समक्ष हम भाषा के प्रकार को लेकर के उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा प्रदेश में हमारा जन्म हुआ है और हमारी यह मातृभाषा है। हमने सोचा कि थोड़ा सा हम भाषा से आपको अवगत करा दें। इसके बाद फिर हम सीधे आ जाएंगे अक्षर पर, फिर शब्द पर, फिर वाक्य पर, फिर पदभेद पर। तो हमने सोचा कि आपको भाषा, मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा हमारी हो गई ओरल लैंग्वेज। लिखित भाषा क्या होती है, जो हम लिखते हैं, जिसको हम रिटन लैंग्वेज कहते हैं। सांकेतिक भाषा क्या हो गई, जिसको हम म्यूट लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। जिससे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, ठीक है, यात्रा कर रहे हैं, सड़क पर पहुंच गए, चौराहे पर पहुंच गए, तो हम संकेत के माध्यम से ही तो प्यारे रुकते हैं। तो हमारी 3 प्रकार की भाषा है। व्याकरण को, किसी भी व्याकरण को समझने के लिए तो 3 प्रकार की पहले हम भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ये हमारी हो गई मौखिक भाषा, ये हमारी लिखित भाषा, ये हमारी सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो प्यारे ये हमारी है मौखिक भाषा। मतलब इस भाषा का अर्थ, इसे हम भाषा को बोल करके अपने भाव या विचारों को व्यक्त करना। दोस्तों, भाषा को बोल करके, जो हमारी मौखिक भाषा है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी मौखिक भाषा है, अर्थात हम अपनी भाषा को, अपने भाव या विचार को बोल करके हम जिस रूप में व्यक्त करते हैं, वही तो हमारी मौखिक भाषा हुई। चाहे वह हमारी अंग्रेजी भाषा हो। अगर हम ब्रिटेन में रह रहे हैं तो हम अंग्रेजी भाषा को बोलेंगे, तमिलनाडु में रह रहे हैं तो हम तमिल बोलेंगे, गुजरात में रह रहे तो गुजराती भाषा को बोलेंगे, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो अपन उत्तर प्रदेश की भाषा को बोलेंगे। तो यही तो मतलब है कि मौखिक भाषा का मतलब यही हुआ कि हम अपने भाव या विचार को बोल करके जिस माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, वही हमारा क्या हो गया, मौखिक भाषा। तो दोस्तों, पहले मौखिक भाषा को समझ लो, सांकेतिक भाषा को समझ लो, लिखित भाषा को समझ लो, फिर हम आएंगे वर्ण पे आएंगे, फिर अक्षर पे आएंगे, फिर शब्द पे आएंगे, वाक्य पे आएंगे, तब व्याकरण को हम टच करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे, तो हमारा एग्जाम्पल हो गया, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है। दूरदर्शन पर प्रसारित हमारे कार्यक्रम ये मौखिक भाषा के हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मौखिक रूप में पढ़ा रहा हूँ ना। दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रम में हमारे मौखिक भाषा के कवि सम्मेलन, जो कवियों का सम्मेलन होता है, जो भाषण देते हैं, जो वार्तालाप होते हैं दोस्तों के प्रति, मित्रों के प्रति, जो हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, वो हमारी क्या है, मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। अगला हमारा है लिखित भाषा। ठीक है, अब हम लिखित भाषा पे चलते हैं। कैसे हम भाषा को लिख करके, जैसे मान लीजिए हम पत्र लिखते हैं, जो समाचार पत्र हमको लिख करके मिलते हैं, हम अपने भाव या विचार को लिखित रूप में जो हम व्यक्त करते हैं, वो हमारा लिखित रूप होता है। इसका अर्थ होता है दोस्तों, भाव या विचारों को, भाव या विचार को लिख करके व्यक्त करना। तो भाव या विचार को, जैसे हम, अब आप लोग, आपको यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, आप यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी बोर्ड की कॉपी लिखेंगे तो अपने भाव या विचार को, जो आपने गद्य साहित्य पढ़ा है, पद्य साहित्य पढ़ा है, अंग्रेजी पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, उसमें आप लिख करके व्यक्त करते हैं। भाई परीक्षक आपको क्या जाने कि आपको कितना आता है, आपके भाव या विचार को, जो आप भाव या विचार लिखेंगे उसी पर तो आपको नंबर देगा। वो आपका चेहरा थोड़ी देख रहा है, आपको थोड़ी जान रहा है कि आप कितना बुद्धिमान है या कितना निरक्षर है। तो कहने का मतलब है, इस भाषा का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि लिखित भाषा के माध्यम से हम अपने भाव या विचार को व्यक्त करते हैं, लिख करके हम व्यक्त करते हैं, फिर अगला उस भाव या विचार को देख करके हमारा मूल्यांकन करता है। जैसे पत्र लिखना हुआ, यहाँ कॉपी लिखना भी तो हो जाएगा, जो बोर्ड की कॉपी लिखते हो, है कॉपी, कॉपी का लिखना, यहाँ दोस्तों कॉपी का लिखना भी हो जाएगा, ये कॉपी का लिखना। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जो कॉपी का लिखना, जो हम आप बोर्ड की कॉपी लिखते हैं, तो उसका मूल्यांकन जो परीक्षक करता है, वो लिखित भाषा को देख करके, भाव या विचार को देख करके ही तो मूल्यांकन करता है। श्याम पट पर लिखना, जैसे हम श्याम पट पर लिखा है, तो आप इससे जान रहे हैं कि गुरु जी की राइटिंग कम बनती है कि ज्यादा बनती है। पुस्तक, समाचार, ये पुस्तक, समाचार पत्र इत्यादि, ये सब क्या है, इस भाषा में लिखे गए हैं। तो हमारा क्या है, ये लिखित भाषा का रूप है। अगला हमारा है सांकेतिक भाषा का रूप। ठीक है, अगला हमारा क्या है, ये सांकेतिक भाषा का रूप है दोस्तों। संकेत के माध्यम से हम अपने भाव विचार को जो व्यक्त करते हैं। अब संकेत के माध्यम से, अब रोड पे जा रहे हैं, वहां लाल लाइट जली, रुक गए, फिर नीली बत्ती हुई, चालू हो गई, तो अपने भाव या विचार को हम संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं। वह हमारा भाषा हमारी कहलाती है सांकेतिक भाषा, अर्थात हम संकेत करते हैं अपने भाव या विचार को। कोई मौन विचार में व्यक्त करता है, तो कोई अपना बोल करके व्यक्त करता है, कोई लिखित। तो 3 प्रकार से हम भाषा का प्रयोग करते हैं दोस्तों, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, इसको हम कहते हैं म्यूट लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमारे क्या हो गए, ये यातायात के संकेत हो गए। दोस्तों पहले इसको समझो, मैं आपको जड़ पढ़ा रहा हूँ, ये जड़ है, ये हमारी व्याकरण, ये हिंदी भाषा की जड़ है, इसको आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ये हमारे क्या हो गए, यातायात के संकेत हो गए, गति अवरोधक हो गए, और ये मूक बधिरों की भाषा, जो मूक बधिर होते हैं,
ये उनकी भाषा हो गई। या अगला हमारा है मातृभाषा, जो बच्चा सबसे पहले सीखता है अपनी माता से, अपने परिवार से, जिसको हम मदर टंग कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मदर टंग कहते हैं दोस्तों। मैंने टाइम को बचाने के लिए माता तथा परिवार के सदस्यों द्वारा प्रयुक्त भाषा को बच्चा सबसे पहले सीखता है। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है, 6 महीने का, साल भर का हो जाता है, तो पहले मम्मी मम्मी करता है, फिर पापा पापा करता है, फिर बुआ बुआ करता है। तो वही इसी को हम कहते हैं मदर टंग। इसी को क्या कहते हैं? हम मदर टंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ये हमारी क्या है? मदर टंग है। अगली हमारी है राष्ट्रभाषा। दोस्तों अब आ गए हम राष्ट्र पर, अपने देश पर आ गए। राष्ट्रभाषा क्या है? नेशनल लैंग्वेज को देखो, नेशनल लैंग्वेज को देखो। अब हमने आपको 3 रूप बता दिया। कौन कौन बता दिया? भाषा का मौखिक रूप, भाषा का लिखित रूप, भाषा का सांकेतिक रूप और मदर टंग, जो बच्चा सबसे पहले अपनी माता से सीखता है। अब आ गए हम नेशनल लैंग्वेज पर, जो हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा का मतलब है किसी राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा, मैं किनारे हो गया हूँ, बिल्कुल शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। दोस्तों जिस प्रकार से मैं आपको इसको नोट कर दिया हूँ, आपको कहीं भी इस चैनल पर कोई नहीं बताएगा। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली जो हमारी भाषा है, उसको हम राष्ट्रभाषा, उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा के रूप में हम, ये राष्ट्रभाषा क्या है? यही हमारी है विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन होती है। अर्थात अपने हम जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जो जैसे हमारी हिंदी हमारी क्या है? पूरे देश की राष्ट्रभाषा है। लेकिन क्या कुछ प्रदेशों में ही हमारी लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो है, लेकिन प्रयुक्त कैसे होती है? राजभाषा। इसको जो दर्जा मिला है वो राजभाषा का मिला है, लेकिन हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। इस प्रकार से दोस्तों भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। इसको भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, मैं किनारे हो गया हूँ। मैंने जिस प्रकार से लिखा है, यह चीजें आपको हमेशा लाइफ में आप काम आएगी। कोई भी कंपटीशन की तैयारी करो, कोई भी चीजें आप पढ़ो, ये हमेशा आपके जीवन में काम आएगी। अगला हमारा है राजभाषा का अर्थ। बहुत बेहतरीन आपके लिए मैंने तैयार किया है दोस्तों। इस प्रकार का कंटेंट आपके लिए तैयार किया है कि राजभाषा का देश के संविधान द्वारा जिस भाषा को हमको राजभाषा का दर्जा मिला है, वही हमारी क्या है? राजभाषा है। तो हमारी जो स्वीकृत भाषा है, जो हिंदी हमारी है, वो राजभाषा है। और इसको अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत इसको राजभाषा का दर्जा मिला है। अर्थात हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा मिला है। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन राजभाषा का संविधान में इसको राजभाषा का दर्जा मिला है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 343(1). दोस्तों नोट कर लेना, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा घोषित किया गया। अनुच्छेद 343(1). 343(1) लिखेगा नहीं, यहाँ भी फंसा देता है। 343(1) दे देगा, 2 दे देगा, 3 देगा, 4 देगा, यहाँ बच्चे फंस जाते हैं। दोस्तों इसको भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। इस प्रकार से अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत हमारे हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है। अगला हमारा है बोली। दोस्तों हम व्याकरण पर पहुंच रहे हैं, जहां से हमको अपना व्याकरण तैयार करना है, जहां से हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? व्याकरण पढ़ना है, अक्षर पढ़ना है, वर्ण पढ़ना है, शब्द पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है। अब हम पहुंच रहे हैं, अब कहाँ हम आ गए दोस्तों? बोली पर आ गए। बोली क्या है? निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत, एक निश्चित क्षेत्रफल के अंतर्गत जो बोली बोली जाती है, बोली का एक निश्चित एरिया होता है दोस्तों। 5 किलोमीटर, 10, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, इसी का नाम है बोली। इसीलिए इसको कहा गया है क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर, अर्थात क्षेत्र के आधार पर, जैसे मान लीजिए अब 50 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ अवधि बोली जा रही है, फिर उसके बाद थोड़ा सा उस बोली का चेंज, बोली का भाव बदल जाता है। तो क्षेत्र के आधार पर जो भाषा प्रयोग की जाती है, उसका सबसे छोटा रूप होता है बोली। बोली क्या है? भाषा का सबसे छोटा रूप है। दोस्तों जब अभी हम भाषा की तैयारी पर, जब हम भाषा को पढ़ेंगे व्याकरण में, हिंदी भाषा को पढ़ेंगे, तो वहाँ बोली 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 आता है। बोली बोली तो जानते हैं, लेकिन बोली को भी तो जानो। बोली क्या होती है? अर्थात जो निश्चित क्षेत्रफल के अंतर्गत, जो निश्चित क्षेत्रफल के अंदर एक निश्चित एरिया में बोली जाती है। जैसे हमारा अवधि है, तो अवधि का कार्य एक निश्चित क्षेत्रफल है। जैसे हमारा प्रयागराज हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, रायबरेली हो गया, लखनऊ तक हो गया, ये हमारा क्या है? अवध क्षेत्र आता है। ठीक है। अब ये ब्रजभाषा का क्षेत्र है, तो प्यारे ये जो हमारी ब्रजभाषा का क्षेत्र है, मान लीजिए हमारा ये जो ब्रज क्षेत्र है, और जैसे हमारा ये खड़ी बोली का क्षेत्र हो गया, तो मेरठ और दिल्ली के आसपास हमारी खड़ी बोली बोली जाती है ज्यादातर। अब मेरठ चले जाओ, दिल्ली चले, ऐसा नहीं है कि वहां भी हिंदी भाषी क्षेत्र, वहां भी अवधि बोली जाती है, लेकिन उसका क्षेत्र क्या है? बड़ी मात्रा में है। इस प्रकार से हमारा ये बोली है। अर्थात बोली का जो हमारा एरिया है वो निश्चित ही अब हम आ जाते हैं लिपि पर।
ये हमारा क्या है, लिपि। लिपि का मतलब होता है लिखना। जैसे हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है, देवनागरी लिपि होती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये लिपि। ये क्या है, लिपि होती है, अर्थात भाषा लिखने की विधि लिपि होती है। हम भाषा को जिस रूप में लिखते हैं, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, इसकी हमारी क्या है, देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार से अन्य भाषाओं की लिपि है। तो प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए मुख से निकलने वाली ध्वनि के आधार पर कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं दोस्तों। जैसे हमारे वर्ण हैं, तो लिपि यहाँ तो हमने लिख लिया कि देवनागरी है। क्या है, हमने लिखा देवनागरी। ठीक है, अब देवनागरी तो है दोस्तों, लेकिन अब इसके लिए हमारे कुछ अक्षर निश्चित किए गए हैं। कुछ अक्षर निश्चित किए गए हैं, जैसे हमारे स्वर हो गए, वर्ण हो गए, अयोगवा हो गए, जितने भी उसमें सारी चीजें हैं, इसी देवनागरी के अंतर्गत ही तो लिखी गई है। तो इसी से इसका नाम है लिपि। इसको देवनागरी लिपि कहते हैं। वही इसमें यहाँ लिखा है, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए है प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए मुख से निकलने वाली प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा को, थोड़ा सा हमको लगता है 2 बार हो गया है, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। है प्रत्येक भाषा को लिखने लिखने के लिखने के लिए, ठीक है दोस्तों, मैंने टाइम को बचाया था कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए मुख से निकलने वाली ध्वनि के आधार पर कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। जैसे हमारे स्वर हो गए, स्वर वर्ण हो गए, व्यंजन वर्ण हो गए, अयोगवा हो गए, अनुस्वार हो गए। यही सब वर्ण को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। इन्हीं लिपियों का इस देवनागरी लिपि में इनका क्या है, वर्णन किया गया है। इसीलिए तारीफ मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगा। अब हम आ गए व्याकरण पर। जो शुद्ध रूप इसका है, ये व्याकरण है। शुद्ध क्या है, व्याकरण। ये व्याकरण तो क्या है, ये अशुद्ध रूप है, लेकिन लोग इसी को लिखते हैं, लोग इसी को बोलते हैं दोस्तों, लेकिन इसको आपको जानना है। शुद्ध रूप इसका है व्याकरण। व्याकरण इसका शुद्ध रूप है, जिसको हम ग्रामर कहते हैं। ये हमारा क्या है, ये शुद्ध रूप है दोस्तों। व्याकरण का अर्थ, इसको देख लीजिए, शॉर्ट इसके लीजिए, भली बात समझना है। प्रत्येक भाषा के कुछ निश्चित नियम होते हैं और उस भाषा पर नियंत्रण रखते हैं, उसी का नाम है व्याकरण। उसी का नाम क्या है, व्याकरण है दोस्तों, उसी का नाम है व्याकरण। समझ लीजिए दोस्तों, प्रत्येक भाषा के कुछ कुछ निश्चित नियम होते हैं और उसी भाषा पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब हर भाषा के निश्चित नियम है ना, तो जो निश्चित नियम है, तो वह निश्चित नियम उस व्याकरण पर नियंत्रण रखते हैं, उसी का नाम है, उसी शुद्धता को बनाए रखते हैं हमारे व्याकरण। दोस्तों इसका भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट स्किल ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब आ गए हम व्याकरण के प्रमुख प्रमुख अंग। ये हमारे अब आ गए दोस्तों, हम जहां से हमको व्याकरण शुरू करना है हम वहां पर आ गए। कहाँ गए, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और रूप विचार। दोस्तों यहाँ से हम व्याकरण को लेके चलेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैंने आपको थोड़ा सा बेस पढ़ा दूं। बेस पढ़ाने के बाद हम चलेंगे वर्ण विचार पर, फिर शब्द विचार पर, फिर वाक्य विचार पर, फिर रूप विचार पर, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो वर्ण विचार की थोड़ा सा परिभाषा देख लीजिए। वर्णों के स्वरूप, उच्चारण, भेद एवं उनके मेल से निर्माण का अध्ययन हम वर्ण के अंतर्गत कहते हैं। जैसे जो हमारे वर्ण है, का, ख, छोटा अ, बड़ी ई, जो हमारे स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, वही तो वर्ण है। वर्णों के स्वरूप, ये क्या है, ये वर्णों के स्वरूप, उच्चारण और इसके भेद। जैसे स्वर वर्ण हमारे हो गए, व्यंजन वर्ण हो गए, तो हम इसको वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों। एवं उनके मेल से जो शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है, उसको हम वर्ण विचार कहते हैं। ये हमारा क्या है, शब्द विचार। अब कई वर्णों को मिला करके, जैसे हम यहाँ ले लिए, यहाँ हम ले लिए का, धन, मा, धन, ला। ठीक है, हमारा ये क्या बन गया, एक हमारा जब इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा कमल। तो हमारा भी शब्द में आ गया। तो शब्दों के स्वरूप, उत्पत्ति, विकास, निर्माण आदि का अध्ययन शब्दों में हम करेंगे। पहले वर्ण विचार करेंगे, फिर हम शब्द को करेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है वाक्य विचार। दोस्तों लास्ट पेज है ये वाक्य विचार। जब हमारा शब्द बन गया तो कई शब्दों को मिला के हम वाक्य बनाते हैं। इसके अंतर्गत वाक्य के भेद, ठीक है, वाक्य की रचना, पदों का पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों यहाँ नोट करना, ये पदों का पारस्परिक संबंध, ये पदों का क्या है, पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद फिर हमारा आ जाता है रूप विचार। शब्दों के रूप, कैसे रूप हमारे हैं, तत्सम रूप है कि तद्भव रूप है, किस प्रकार के रूप में हम शब्दों को प्रयोग करेंगे। वो शब्द हमको मिले कहाँ से हैं, हिंदी भाषा में जो हमारे शब्द आए हैं, कुछ विदेशी भाषा से है, अरबी है, फारसी है, उर्दू के शब्द आए हैं, वही है। रूप विचार में यहाँ कुछ शब्द हमारे अरबी भाषा से मिले, कुछ शब्द हमारे उर्दू भाषा से आए, कुछ शब्द हमारे अंग्रेजी भाषा से आए हैं। तो शब्दों के रूप, परिवर्तन, उनकी रचना, उनकी उत्पत्ति, भेद एवं उनके कार्य का अध्ययन किया जाता है।
दोस्तों इस प्रकार से अब हमारा व्याकरण शुरू होता है, जहाँ से हम व्याकरण को लेके चलेंगे आपको। पहले हम आएंगे वर्ण विचार पर, फिर शब्द विचार पर, फिर वाक्य विचार पर, तब व्याकरण को लेके आगे चलेंगे। दोस्तों धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।